गोइंग टू डिस्कस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं कि गुड हैबिट्स एंड सक्सेस। कि सफल हम सब होना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे को बहुत अच्छे रैंक्स आएँ, हम एक सुपरस्टार खिलाएं, हम बहुत अच्छे एथलीट बन जाएं, हम बहुत अच्छे स्कॉलर बन जाएं, मेरिट वेरिट में आएँ, हमको बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो जाए। वी वांट रियल सक्सेस, या हमको फैमिली में सब लोग बहुत लाइक करें, या मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हों, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं कुछ पार्ट टाइम करूं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन क्वेश्चन इज हाउ टू गो अबाउट इट। लेकिन उसके पहली गुड हैबिट है होमवर्क करना। कल मैंने आप लोगों को कुछ एक होमवर्क सा दिया था कि लिस्ट आउट टॉप 25 सोशल मीडिया साइट्स। हैज एनीबॉडी डन दैट? किसी ने किया है? 2, 4, 10 भी लिखे हैं क्या? टॉप 25 सोशल मीडिया साइट्स। यस्टरडे आई हैड गिवन यू होमवर्क। दिया था ये तो मानते हो कि नहीं? ओके, तो मैं डिस्प्ले कर देता हूं, प्लीज नोट इट डाउन। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लेटर ऑन यू कैन, या प्लीज क्लिक फर्दर। दिस आर दी टॉप 25 एंड बॉटम अप लिस्ट ली है मैंने गूगल लिस्टिंग की इसकी, और जो 25 थी उसको पहले लिखा है, और इससे जाते जाते नंबर 1 पे फेसबुक है। ऑल्दो देयर इज नो सच ऑर्डर, क्योंकि व्हाट्सएप काफी नीचे है, और वी मीट वी डोंट नो वेयर इट इज, वी चैट इज देयर। So these are the sites, and I will strongly recommend all of you, please note कर लीजिए कहीं तो भी, इन सबको एक एक बार जाके देखो कि ये साइट्स क्या हैं। Some of them are really good, मतलब छोटी छोटी कम्युनिटी बनाने के लिए, छोटी कम्युनिटी, जैसे मैंने ये देखी थी, ये ट्वीट है बहुत, आई सॉ यस्टरडे, हाउस पार्टी एक बढ़िया साइट है। नेक्स्ट डोर इज ए गुड वन, कि बिल्कुल अपने कहते हैं ना नेबरहुड, कि अपने गली मोहल्ले में फ्रेंड बनाना या एक सोशल नेटवर्क बनाना छोटा मोटा। दैट इज हाउ फेसबुक स्टार्टेड। सो दिस आर दी साइट्स। सो आई विल स्ट्रांगली अर्ज यू टू मेक ए लिस्ट ऑफ दिस एंड एक्चुअली सी देम। एक छोटा सा असाइनमेंट हो सकता है, होमवर्क हो सकता है, कि एक्चुअली एक एक साइट पे जाओ और उसको देखो कि वो क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। ये स्किल्स ही आपको जिंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस देंगे, एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी 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 यूजफुल टू यू in the long run. So I hope you are still reading it. Let me read out quickly. Goodreads, Weibo, Meetup, Nextdoor, House Party, Racket, WhatsApp, Medium, Quora. Quora site शायद बहुत लोग जानते होंगे. Quora is a site where you can ask some question. For example, you can ask कि भारत की आज़ादी का दस्तावेज क्या था, तो then they will give you, lot of people will answer that. ये था, ये था, ये था, ये था. Different people will give different answers. And lot of disputed questions are also asked, like Tumblr is there, Snapchat is there, so you can have a look at them. And I will strongly recommend to go through all these 25 and at least visit the site. उन्होंने इतनी मेहनत करके बनाई है, तो आप एक साइट देखना चाहिए आपको थोड़ा सा, मेरे ख्याल से आई विल रिकमेंड। और बाकी चॉइस इज योर्स, कल ही हमने चॉइस का टॉपिक पढ़ा है, तो इसलिए, बट इट विल हेल्प यू लॉट, दिस मच आई कैन बी वेरी वेरी श्योर। So we come back to our today's discussion, good habits and success. First of all, what is a habit? ये एक बहुत मजेदार, इसके बारे में बाद में कहना चाहूँगा। जो हैबिट है, हैबिट मीन्स अ रूटीन, समथिंग यू लाइक टू डू, you may not like to do but you do, something which is your habit, something which is inbuilt in you. एक और वर्ड होता है, I would like to ask you, माइक ओपन करके आप आंसर कर सकते हो, What is मैनरिज्म? मैनरिज्म और हैबिट, इसमें क्या फर्क होता है? कहते हैं ना उसको बहुत मैनरिज्म है। मैनरिज्म इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? मैनर्स इज अ गुड थिंग, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन मैनरिज्म क्या होता है? एवरीबॉडी नोज? सबके हाल एक जैसे ही है, आराम से आंसर करो, हिंदी में करो, अंग्रेजी में करो। आई नो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, पंजाबी, इतनी तो मुझे अच्छे से आती है, तो इतने में तो आप आंसर कर सकते हो आराम से कोई भी भाषा में। व्हाट इज मैनरिज्म? मैनरिज्म मीन्स कोई ऐसी आदत जिसको देख के बड़ा विचित्र लगे। जैसे कि मान लो मुझे यूं करने की आदत है, तो मेरे तो रूटीन में है, मुझे तो पता भी नहीं चलेगा मैंने ऐसा किया, लेकिन देखने, या कई लोग ऐसे 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 करते रहते हैं दिन भर, ऐसा घूर के देखते रहते हैं किसी किसी को। सो दिस आर ऑल मैनरिज्म। या कोई ऐसा ऐसा हाथ करके बात करता है अगेन एंड अगेन, या किसी को ऐसी कुछ भी कहीं ईचिंग होती रहती है, समथिंग। सो दीज आर ऑल मैनरिज्म, दैट अ बिहेवियर विच इज नॉट डिजायर्ड एंड विच इज नेचुरल टू द पर्सन हु इज डूइंग।
आपने भी अपने के रिश्तेदार देखे होंगे कि वो ऐसे ऐसे उनको नाक नाक पे हाथ रख के बात करने की आदत है, बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के बातें करने की आदत है. सो दीज आर ऑल मैनरिज्म. बट वी विल स्टिक टू हैबिट. व्हाट इज अ हैबिट? हैबिट इज अ रेगुलर, जो आपको एक आदत पड़ जाती है, इसको कहते हैं रूटीन सॉर्ट ऑफ थिंग. अब मजेदार बात यह है कि हैबिट का आप एच हटा दो तो क्या आता है? अ बिट. मतलब जो आपकी हैबिट है, किसी को गालियां देने की आदत होती है, किसी को कुछ और गंदी आदत होती है, किसी को जबरनी चाहे जब फोन करने की आदत होती है. तो दीज आर ऑल हैबिट्स, बैड हैबिट्स. गुड हैबिट्स भी होती हैं. सो हैबिट में क्या होता है? यू रिमूव एच, अ बिट, मतलब थोड़ी तो रही जाती है. आप ए भी हटा दो, बिट, फिर भी थोड़ी रही जाती है. और बी भी हटा दो तो भी इट रही जाती है. तो इसलिए हैबिट जो होती है वो जाते जाते जाती है. इसलिए हमारी संस्कृति में जो संस्कार का महत्व है, संस्कार भी एक हैबिट ही है. तो संस्कार और हैबिट में यही फर्क होता है कि हैबिट्स आर मेनी टाइम्स बैड आल्सो, बट संस्कार आर ऑलवेज good and for the good of everybody. Okay, so this is the concept of habit. I would like to do some brainstorming. अपन थोड़ा सा हैबिट डिस्कस करते हैं. चलिए अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं हैबिट और हॉबी. फिर धीरे धीरे हॉबी हैबिट सब एक ही होते जाते हैं. अपन कुछ हैबिट्स की बात करते हैं, जैसे अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना एक हैबिट है. लेट कमिंग इज अनदर हैबिट, अपोजिट उसकी. फिर बीइंग रेगुलर इन स्टडीज इज अ हैबिट. डूइंग होमवर्क एवरी डे इज अ हैबिट. और बोलिए कौन कौन सी हैबिट्स होती हैं? फॉर सम पीपल बीइंग रूड इज अ हैबिट. वो इतनी रूडली बात करते हैं कि लोग समझ जाते हैं कि अभी आगे अब ये इनके मुंह से फूल झड़ने वाले हैं, ये बोलेगा तो कुछ तो ही फालतू ही बोलेगा. तो दिस इज आल्सो हैबिट. सो इस तरह से बहुत सारे वर्जन्स हैबिट के होते हैं. नाउ एंड विल सी अ शॉर्ट वीडियो ऑन व्हाट आर हैबिट्स एंड व्हाट हैपेंस. और गंदी आदत से आप पीछे कैसे छुड़ा सकते हो, इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है. I would like you to pay attention. Please play. So, if you're like me, you probably have at least a few bad habits you would like to break, but it's tough because no matter how hard I try, I seem to slip back into the same old routines again and again. In the last decade, we've learned a lot about how habits work. That's Charles Duhigg, author of the book The Power of Habit. And in particular, we've learned the neurological structure of a habit. He says that we tend to think of habits as a single thing, but actually, Each habit has three components. There's a cue, which is like a trigger for a behavior to start. And then there's a routine, which is the behavior itself. And then finally, a reward, which is how our brain learns to encode that automatic behavior for the future. And one of the big differences is that for years when people thought about habits, they focused in on the routine, on the behavior. But what we now know is that it's these cues and these rewards that really shape how habits occur and how to change them. and Charles says that whether we like it or not, this kind of habit formation is endemic to our brain. And what it will do is our brain will latch onto a cue that it associates with a behavior and a particular reward. And over time, that cue and that reward become more and more and more sort of intertwined. A particular part of your brain named the basal ganglia will relate them together. And the behavior that's associated with that will just sort of happen automatically. But Charles says the good news is we can also use this knowledge to our advantage. There was a big study that was done about how to create exercise habits. And so what they did is they told a group of people, okay, first of all, choose an obvious cue. Always go running at the same time every day, or put your workout clothes next to your bed so that you see them first thing when you wake up. And then they said, and then go for a run or go work out. And when you get back from exercising, give yourself a small piece of chocolate. Now, this is kind of counterintuitive, right? Because people who are exercising are trying to lose weight, not eat more chocolate. And yet what the researchers knew is that their brain needed that reward. Their basal ganglia needed some reward. And what they found was that people who ate a small piece of chocolate after coming home from a run or a workout, they were much more likely to start exercising habitually. So, according to Charles, whether you want to break a habit or start a new habit, the key is to divide the habit into its component parts, cue, routine, and reward, and design it for the result that you want. So, हमने क्या देखा इसमें कि एक हैबिट जो होती है, पहले क्या होता था,
जैसे आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ स्मोकिंग बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा विजिबल हैबिट होती है और बहुत ही ज़्यादा सबको, उन्होंने भी वही एग्जांपल लिया है. ओके, तो सपोज किसी को स्मोकिंग की हैबिट है, तो प्रीवियसली हम क्या सोचते थे कि बहुत डांटो उस आदमी को, गिल्टी फील कराओ, वो बैड फील कराओ, तो उसकी बैड हैबिट छूट जाएगी. लेकिन अब क्या बोल रहे हैं वो, देयर आर 3 स्टेजेस. पहली स्टेज ये है कि आपको उसकी नीड महसूस होती है, वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. फिर आप एक्चुअल एक्टिविटी करते हो, उसके बाद में फिर आपको उस एक्टिविटी करके कुछ अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जो भी लगता है. तो ये 3 चीजें हैं. तो तीनों फैक्टर पे अपन काम करेंगे. सपोज मुझे एक अर्ली मॉर्निंग उठने की हैबिट डालनी है, तो 50 बार सबने आपने ट्राई कर लिया होगा कि अलार्म लगाओ, फिर 10 मिनट बाद फिर बंद करो, फिर स्नूज करो, फिर ये, फिर कभी मदर को बोलो उठा देना, कभी दोस्त को बोलो फोन कर देना. नथिंग वर्क्स. व्हाई? क्योंकि आपने उसके बैकग्राउंड में कुछ वर्क नहीं किया है. आप पहले एक रैशनल डेवलप करो दैट व्हाई यू वांट टू डू दैट. उसके बाद में थोड़ी सी एक्टिविटी करो, फिर आपको अच्छा लगेगा. जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू लूज वेट, सो आई विल फर्स्ट रैशनलाइज कि अगर मेरा वेट लूज हुआ तो मुझे डायबिटीज नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, घुटने नहीं दुखेंगे और मैं कंफर्टेबली वॉक कर पाऊंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. नाउ आई कैन गो फॉर रिड्यूसिंग वेट, क्योंकि मेरे पास एक सोच है कि व्हाई आई एम डूइंग इट. सो सिमिलरली you also want to make a good habit or you want someone to leave a bad habit, so you need to find a reason first and then work on the activity and then work on the fruits. So that is how this video was. And now let us see what is success. Success का मतलब क्या होता है? Taking the desired result, जो भी हम चाहते हैं. और ये भी एक fact है कि the relationship between habit and success. Good habits lead to success. Let us see again. Good habits lead to success. और ये आज के लेक्चर में भी हम देखेंगे और कल के लेक्चर में भी देखेंगे कि what are some of the good habits which you should inculcate in yourself, और उससे हम जाके बहुत अच्छी एक सक्सेसफुल लाइफ या बहुत एक प्लान्ड लाइफ जिसको कहते हैं, एक बैलेंस लाइफ हम जी सकते हैं. This I would like to take your note of this. I will strongly recommend कि आप सब लोग इसके नोट्स बनाओ, क्योंकि ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस किताब है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवी. ये बहुत ही अच्छी किताब है और इसके एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे. जैसे पहला पॉइंट है बी प्रोएक्टिव, थिंक, टॉक, डिस्कस व्हाट यू कंट्रोल. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. देखिए, जैसे मुझे एक इफेक्टिव टीचर बनना है, आई वॉन्ट टू बी एन इफेक्टिव प्रेजेंटर, कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे एक अच्छी टॉक देनी है, ठीक है. तो आई हैव टू बी प्रोएक्टिव एंड टॉक, डिस्कस व्हाट इज इन माय कंट्रोल. मेरे कंट्रोल में क्या है? अच्छा कंटेंट बनाऊं. मेरे कंट्रोल में क्या है? मैं ऐसी स्लाइड बनाऊं जो पढ़ते आ रही है, मैं ऐसी कंटेंट बनाऊं जो कि आपके एज लेवल के बराबरी की हो. ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में है. अब मैं बोलूँ कि साहब उनके इक्विपमेंट ही ऐसे और वैसे और इसलिए मेरा प्रेजेंटेशन खराब हो गया. अधिकतर लोग ये करते हैं. अधिकतर जो नॉन इफेक्टिव लोग होते हैं, जो फेलियर लोग होते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि उसके कारण मैं बर्बाद हो गया, उसने साथ नहीं दिया इसलिए ऐसा हो गया, उसने वो करा इसलिए ऐसा हो गया. नो, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव. एंड इफ यू डोंट नो सम वर्ड प्लीज नोट डाउन. प्रोएक्टिव. एक होता है रिएक्टिव. रिएक्टिव मतलब क्या? कि किसी ने हमको थप्पड़ मारा था, हम उसको थप्पड़ मारेंगे, ये उसकी रिएक्शन है. मतलब हम हमेशा रिएक्ट करना. और प्रोएक्टिव मतलब क्या? पहले से समस्या की सोचना. कि जैसे मेरा कल क्लास है 17 को मेरा क्लास है 2:30 बजे 2:30 पे, तो 2:20 पे आ गए, 2:15 पे आ गए. सो दिस इज बीइंग प्रोएक्टिव. आपका कुछ भी हो सकता है, रास्ते में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ट्रैफिक जाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो दिस इज कॉल्ड बीइंग प्रोएक्टिव. थिंक, टॉक, डिस्कस व्हाट यू कैन कंट्रोल. तो आपको एक अगर इफेक्टिव फ्रेंड बनना है, आपको एक इफेक्टिव सन बनना है, इफेक्टिव डॉटर बनना है, आपको एक इफेक्टिव स्टूडेंट बनना है, तो आप पहले ये सोचो कि मेरे हाथ में क्या है और उस पर काम करो. लाइक योर रूटीन इज इन योर हैंड, योर हैंड राइटिंग इज इन योर हैंड, योर चॉइसेस आर इन योर हैंड. सो बी प्रोएक्टिव. कोई बोले किसी को साबित करने के लिए या किसी के कहने से हमें कुछ नहीं करना है. दिस इज कॉल्ड बीइंग प्रोएक्टिव. सेकेंड, बिगिन विद द एंड इन माइंड. कई लोग क्या होता है
कि हम होंगे कामयाब, एक दिन टाइप काम कर देंगे, भाई कभी तो भी हो जाएंगे कामयाब, चलने दो। तो ऐसा नहीं, कीप एंड इन माइंड कि ये मुझे इस तारीख तक काम खत्म करना है। जो भी मैं कर रहा हूँ, मेरे को एक सर्टन हैबिट डेवलप करनी है, तो मेरे को एक रूटीन डेवलप करना। वैसे एक थ्योरी ये भी है कि इफ़ यू डू समथिंग फॉर 21 days कंटिन्यूसली तो इट बिकम्स योर हैबिट। ये भी एक थ्योरी है कि थ्योरी ऑफ हैबिट्स, दैट समटाइम्स कुछ भी मान लो सुबह उठने की बात है, तो आप अगर 21 दिन तक सुबह राइट टाइम उठ गए तो आपको वो हैबिट पड़ जाएगी। या आपको एक्सरसाइज का रूटीन इस्टेब्लिश करना है, डाइट का रूटीन इस्टेब्लिश करना है, व्हाटएवर, ये स्टडी का रूटीन इस्टेब्लिश करना है। सो बिगिन विद द एंड इन माइंड। अधिकतर लोग क्या करते हैं, शुरू तो करते हैं फिर देखेंगे जो होगा। तो एक कोटेशन लिख लो भरी, आप लोग चाहो तो। एक कोटेशन है, इफ यू डोंट स्टैंड फॉर समथिंग यू फॉल फॉर एवरीथिंग। इफ यू डू नॉट स्टैंड फॉर समथिंग यू फॉल फॉर एवरीथिंग। अगर जैसे कि मान लो कि अपने इतने सारे स्टूडेंट हैं, मान लो एक स्टूडेंट है अदिति और एक स्टूडेंट और के नाम ले लेता हूँ अरविंद, ऐसे ही रैंडम नाम ले रहा हूँ, शुरू के 2-3 जो दिख गए। तो मान लो अदिति स्टडी कर रही है और अरविंद भी, ये सब फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, एक ही क्लास के हैं। तो अदिति वाज स्टडिंग, अरविंद आएगा, चलो अदिति चलो बहुत हो गई पढ़ाई, चलो कैंटीन चलते हैं। एंड शी सेज ओके, चलो उसको बुरा नहीं लग जाए, शी गोज टू कैंटीन। फिर थोड़ी देर बाद वो चला गया कैंटीन से, काम खत्म हो गया, फिर आ गए, फिर कोई और फ्रेंड आ गया, बोले चलो वहाँ चलते हैं। सो व्हाट हैपेंस, यू आर फीलिंग उसको बुरा नहीं लगे, उसको बुरा नहीं लगे, उसको बुरा नहीं लगे, इसलिए हम उनको टाइम देते जा रहे हैं, लेकिन हमारे टाइम का क्या। सो देयरफॉर बिगिन विद द एंड इन माइंड। आप आपके बेसिक पक्के रखो कि आज मेरे को दिन भर में ये काम खत्म करना है। इसका एक एग्जाम्पल दूंगा मैं बहुत अच्छा। मेनी पीपल वर्क लाइक न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में क्या होता है मालूम है आपको? न्यूज़पेपर आप सब पढ़ते हैं, अब वैसे आजकल न्यूज़पेपर पढ़ना कम हो गया है, लेकिन मालूम तो है कि न्यूज़पेपर क्या होता है। तो न्यूज़पेपर अगर आपके टेबल पे आता है 6 बजे या 8 बजे और 8:30 बजे वो रद्दी का टुकड़ा हो जाता है। वंस इट इज रेड इट इज जस्ट ट्रैश। तो सिमिलरली मैंने पीपल, तो अगर मान लो मैं न्यूज़पेपर में काम करता हूँ, मैं न्यूज़पेपर का एडिटर हूँ, और 6 बजे जो पेपर मेरे हाथ में आता है वो 3 बजे निकल जाता है प्रिंट से, वो मेरा पेज रेडी नहीं है। सो व्हाट विल हैपन, द पेपर विल नॉट प्रिंट। तो इसलिए कई लोग ऐसा काम करते हैं कि 3 बजे प्रिंट करना है, रात की 3 बजे, तो उसके पहले शाम को प्रिंट करके रख दो, उसकी आउटलाइन बना के रख दो। ये जैसे आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो आई एम सेंडिंग इट 24 आवर्स बिफोर टाइम, एक दिन पहले भेजते हैं, क्योंकि वीडियो अलाइन करना है, ये करना है, वो करना है। Whose mic is on? आपको कुछ कहना है आप जरूर बोलिए, यू आर वेलकम टू इंटरेक्ट। ओके, देन पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ये भी बहुत ही आवश्यक एक काम होता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट मीन्स व्हाट, हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी क्या है और हम किस चीज़ को पहले करें, किस चीज़ को बाद में करें, किस चीज़ को हम थोड़ा सा डिले भी कर सकते हैं। ऐसा भी होता है, कई सारे काम आपके हाथ में, किसी काम को आप थोड़ा ऐसा भी हो सकता है कि आप आज निकल के कल कर सकते हो, जो अर्जेंट जो काम है उसको पहले कर लो। ऐसा होता है, दिस इज लाइफ। लाइफ को ऐसी बिल्कुल 100% परफेक्ट नहीं चलती है कि हमने जो करा वही होगा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाते हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज फ्लॉप हो जाती हैं, बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो जाते हैं, वो इसीलिए हो जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो आपकी इफेक्टिवनेस बनी रहेगी। जैसे आप 4 लोग एक ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, यू आर लीडर ऑफ ए टीम और somebody is saying something. So जब आप डिस्कशन करने ही बैठे हो और मान लो आपका 2:30 पे डिस्कशन खत्म होना था, लेकिन डिस्कशन हीट अप हो गया एंड इट इज गोइंग ऑन टिल 3, तो जस्ट बिकॉज इट इज गोइंग ऑन 2:30 बजे से 3 बज गए, इसके लिए आप इतना अच्छा जो हीट डेवलप हुआ है, जो डिस्कशन डेवलप हुआ है, उसको छोड़ के आप तीसरे काम में लग जाओ, दिस इज नॉट एडवाइजेबल एंड दैट इज व्हाई वी शुड हैव फर्स्ट थिंग फर्स्ट इन माइंड। What is win-win? Win-win means you think of something जिसको कहते हैं कोलैबोरेटिव इफेक्ट, कि मुझे भी फायदा है और आपको भी फायदा है। तो मीनिंग है, सपोज आपको कोई फ्रेंड है और वो उसको ग्राफिक डिजाइन बहुत अच्छी आती है और आपने उसको किसी समय में कुछ
2-4 हज़ार रुपये या 150 रुपये उधार दिए थे किसी मुश्किल के समय में, उसने लौटा भी दिया, मैटर ख़त्म हो गया। लेकिन वो ग्राफिक डिज़ाइनर है और वो प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर है, पार्ट टाइम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता है। तो आपने सोचा कि अब मैंने उसको उस दिन पैसे दिए थे तो अब मैं जाके इसको बोलूँगा तो मेरा काम पहले करेगा। ऐसा नहीं होता है। आप उससे डील करो, आप उससे कंसेशन मांगो उसके काम के पेमेंट का, दिस इज ओके। लेकिन आपने किसी समय एक काम किया था, उसके बदले आप उससे फ्री फंड में एक्सपेक्ट करो, तो दिस इज नॉट डन। तो विन विन ये होता है कि यू ऑलवेज कम विद अ प्रपोजल विच इज गुड फॉर यू एंड विच इज गुड फॉर द अदर आल्सो। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी आर ऑफरिंग एनीथिंग विच इज गुड फॉर द प्रपोजर आल्सो and good for the listener also. Otherwise वो क्या होगा फिर मालूम है आपको, वो रिलेशन बहुत ही मतलबी और बहुत ही शॉर्ट टर्म और बहुत ही फ्रेजाइल हो जाएगा। मतलब इट विल ब्रेक एनी डे। मतलब की दोस्ती कहते हैं ना इसको कि भाई मना कैसे करें इसको। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इट मीन्स व्हाट, जो इफेक्टिव लोग होते हैं, अगर आपको कोई काम इफेक्टिवली करना है, अगर आपको किसी पे प्रभाव डालना है, तो आपको पहले उसको समझना पड़ेगा। माँ जो है उससे बच्चे को बहुत एफिनिटी होती है, या बच्चा माँ को बहुत पसंद करता है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है। उसका प्रमुख कारण क्या होता है कि माँ बच्चे को समझती है। मदर समझती है कि इसको भूख लगी है, कि प्यास लगी है, कि क्या लगा, वो रो रहा है। तो ऐसा नहीं कि रो रहा है तो उसको गाना सुन के चुप होगा। वो उसको पता है कि ये अभी पानी पीना है इसको, इसलिए रो रहा है। अब इसको जूस पिलाने का टाइम है इसलिए रो रहा है। अब ये दूध पीने के लिए रो रहा है। अब ये सिर्फ इसलिए रो रहा है कि अटेंशन चाहिए। अब ये सिर्फ इसलिए रो रहा है कि वो छोटे भाई को ज़्यादा प्यार कर दिया। अब ये सिर्फ इसलिए रो रहा है कि इसको गोदी में उठा के घूमो, इसकी इच्छा है। सो सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। तो ये हमको प्रोफेशनल लाइफ में भी ध्यान रखना है कि हमको सबसे पहले सामने वाले की सिचुएशन समझना है, सामने वाले की स्थिति क्या समझना है। जैसे कि मान लीजिए मेरे कोई कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, मेरे फ्रेंड हैं। अब तो बहुत सारी जगह ऐसा है कि सब लोग मेरे से पीछे की बैचेस के ही हैं, पर सपोज फिर भी मेरा कोई फ्रेंड है और वो उन्होंने एक रिस्पेक्टफुल बात की, आइए सर आइए, कर्टसी बात की, ऐसी ऐसी की, ठीक है। अब मैंने बोला कि यार मेरे को आपके कॉलेज में ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो मैंने उनसे ये बात नहीं की कि आपके कॉलेज की पॉलिसीज़ क्या हैं। मैंने ये बात नहीं की कि आपके कॉलेज में कौन से कोर्सेज चलते हैं। मैंने ये बात नहीं की कि अभी रिसेंटली आप लोगों ने क्या क्या किया है। मैंने उनकी पोजीशन समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। और मैंने क्या किया कि मेरे स्टूडेंट है ना, मैंने तब आपको पढ़ाया था ना, तो फिर अब मेरा काम करना है। ऐसा नहीं होता। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि उनके यहाँ ऐसे कोर्सेज चलते हैं क्या, उनके यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है क्या। सो सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये बात हमको बहुत ही अच्छे से अपने दिल और दिमाग में बिठा लेनी है कि किसी से भी बात करो आप। और मैं बताऊं आपको, ये मतलब इट इज़ नॉट ये कोई बहुत कारपोरेट की बात हो रही है या कोई बहुत हाई प्रोफाइल बातें हो रही है। आप डे टू डे भाई बहनों में अपने ट्राई करके देखना कि जितने पॉइंट लिखे ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भले ही, और इन सब पे सोच के और अपने सगे भाई बहनों पे, अपने क्लोज फ्रेंड पे, सब पे ट्राई करके देखना। और आप पाओगे कि ये बहुत ही इफेक्टिव चीज़ें हैं। मतलब इट इज़ नॉट जस्ट ए प्रेजेंटेशन, it is a very very effective way of life. Okay, then there is a word synergize. Synergize means, अगर बिल्कुल ही पहले इंग्लिश में बोल देता हूँ कि I scratch your back, you scratch my back. पीठ खुजाना बहुत मुश्किल रहता है, तो ऐसी कहावत है कि I will scratch your back and you scratch my back, है ना। तो synergize मतलब ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री टीम देखनी चाहिए। मान लो कि जैसे मैं थिंकिंग में बहुत अच्छा हूँ, या मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मुझे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से बना देता है, लेकिन सॉफ्टवेयर में मैं जीरो हूँ। मार्केटिंग मुझे आती नहीं है, पैसे मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसी टीम से बनूंगा, विल सिनर्जाइज। आई विल फाइंड समबडी हु हैज मनी, आई विल फाइंड समबडी हु इज अ सॉफ्टवेयर, एंड आई विल फाइंड समबडी हु इज गुड एट सोशल मीडिया मार्केटिंग, एंड देन विल टीम अप एंड देन विल वर्क। दिस इज कॉल्ड सिनर्जी। सिनर्जी मीन्स synchronizing your energies. You are putting your energies together, और अपनी जो शक्तियां हैं, अपनी जो समय है, अपना जो स्किल्स हैं, उन सबको एक जगह पे लाना, that is called synergy. And finally,
शार्पन द सॉ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि लास्ट में लिखी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सॉ का मतलब क्या होता है? एक तो सॉ वो होता है सी सॉ सीन, सी के 3 पास्ट होते हैं, सी उसका पास सॉ, उसका पास सीन। लेकिन ये सॉ जो है, ये सॉ मीन्स आरी, जो आप लकड़ी काटने के लिए आरी का इस्तेमाल करते हो, दैट इज कॉल्ड सॉ। सो शार्पन द सॉ मतलब आपने 10 पेड़ काट लिए, अब आप 11वां पेड़ काटने बैठे हो, तो आपको वही उसी आरी से नहीं कटेगा, आपको आरी को शार्प करके फिर कटेगा वो। तो जिसको कहते हैं ना करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, कि हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिस का महत्व है, कि तुलसीदास जी गए कुएं पे, तो किसी ने पहले उनको बोला कि ऐसा ऐसा प्रैक्टिस से, मतलब ही डिडंट बिलीव इन प्रैक्टिस एंड ऑल दिस थिंग। फिर उन्होंने एक दिन कुएं पे पानी भरने गए, उन्होंने देखा अरे कुएं का जो पत्थर है वो रस्सी से घिस गया है। तो रस्सी में कितना दम होता है, और पत्थर पत्थर होता है, लेकिन वो रोज घिसता है, तो रस्सी ने उस पत्थर को काट दिया। या देखो आप नर्मदा माता है या कोई भी नदियां हैं, इतनी छोटी छोटी सी शुरू है, नर्मदा जी को आपने देखा होगा, इतने बड़े ये कमरा इससे भी छोटी जगह पे स्टार्ट होती है और इतनी बड़ी नदी बन जाती है, इतने बड़े बड़े पहाड़ों को काट देती है। क्यों? शार्पन द सॉ, वो अपने अपने फ्लो में बहती जाती है। तो ये हमको 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू बाय द बुक एंड रीड इट, अदरवाइज इसकी तो पहले प्रैक्टिस करो और इसको अपने डेली जीवन में उतारो। अब हम इसके साथ देखेंगे कि अनसक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, और आपको अपने आसपास बहुत सारे, हाँ जो पहले वाली ये वाली भी जो स्लाइड थी 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल, अपने आसपास देखो, आप कोई ऐसा, आपके चाचा होंगे, कोई ताऊजी होंगे, कोई जीजाजी होंगे, कोई व्यक्ति ऐसा होगा, या कोई फ्रेंड होगा, कोई ऐसा होगा जो बहुत ही इफेक्टिव है, मतलब पार्टी में आते से ही छा जाते हैं। तो उनके प्रति देखो, आप उनके पास इनमें से 2-4 चीजें तो होंगी, अगर सातों की सातों नहीं होंगी तो। अब हम देखेंगे कि पीपल हु आर अनसक्सेसफुल एंड व्हाई दे आर अनसक्सेसफुल, इस पे अब हमको काफी अच्छे से विचार करना है। क्यों? क्योंकि हमको अनसक्सेसफुल नहीं होना है, पहली बात, और अनसक्सेसफुल नहीं होंगे तो हम अपने आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन हमको सबसे पहले अनसक्सेसफुल नहीं होना है। तो अब मैं आपको ये 12-15 पॉइंट बताता हूं, और आप अपने आसपास देखो, जो भी व्यक्ति सक्सेसफुल अगर नहीं है, सक्सेसफुल मतलब उसकी कैपेसिटी से उसको सक्सेस नहीं है, उसकी कैपेसिटी से उसके पास पैसा नहीं है, उसकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसको मान्यता नहीं है, तो उसकी वजह क्या है? पहला, they live a default line and not designed life. It means what? It means ये कि बच्चा हुआ तो 10वीं 12वीं तक तो वैसे ही पेरेंट के साथ चलता है वो, फिर क्या हुआ, बोले भाई तेरे को क्या करना है, कर लेंगे, कुछ तो भी कर लेंगे, कुछ तो भी बड़ा करेंगे, अब क्या करना है ये पता ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, वो ना वो पढ़ाई करेगा, नो फोकस करेगा, डिफॉल्ट लाइफ, मतलब जो हो रहा होने दो, हम नॉट डिजाइंड, आई हैव नॉट डिजाइंड कि मेरे को ये करना है, ये मैंने डिजाइन नहीं किया है। तो क्या होगा, फिर जो चल रहा है चलने दो, फिर धीरे धीरे आपको छोटी छोटी बातों में रस आने लग जाता है, एंड देन यू डू नॉट थिंक ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल। तो ये पहला फॉल्ट होता है। तो आपको भी अपनी लाइफ में, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर जस्ट बिगिनिंग योर करियर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ बीकॉम, so if you want to live a very successful life, or if you do not want to be unsuccessful, तो सबसे पहला कंट्रोल हम ये करेंगे कि you are going to live a designed life. Means what? You are going to be very very specific. अभी recently some देसाई workshop I was watching, उन्होंने क्या किया होगा, at the age of 18 years he closed himself ऑन इस टेबल, और 4 दिन बैठ के उन्होंने सिर्फ ये दिखा कि मुझे जिंदगी में ये 100 काम करने हैं, BMW लेनी है, ये लेनी है, अमेरिका जाना है, इतने करोड़ का बैंक बैलेंस करना है। ये 18 साल की एज में उसने अपने आप को बंद किया, और 3-4 दिन में बैठ के 100 चीजें उसने लिखी कि भाई ये 100 चीज तो मुझे करनी ही करनी है, कुछ भी हो, और फिर मैं सोचूंगा कि कैसे होगा वो। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट बाय द एज ऑफ 27 years he did almost everything which was there. So this is the power of objective, this is the power of goal setting, this is the power of designing. So हमें क्या करना है, सबसे पहले
सबसे पहले हमें एक डिजाइंड लाइफ जीना है, हमको एक डिफॉल्ट लाइन नहीं जीना है कि वो बड़ा भाई ये कर रहा है चल तू भी चले जा, वो स्कूल में जा रहा है तू भी चले जा, वो ये कर रहा है तुम भी कर लो, ऐसा नहीं। व्हाट इज योर सिचुएशन, व्हाट इज योर स्किल, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, व्हाट इज योर हॉबी, इन सबको देख के हमको एक डिजाइंड करना है। और हमको इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कल की क्लास में, कल के डिस्कशन में जो हमने देखा था चॉइसेस, कि व्हाट आर द वेन्यूज ऑफ चॉइसेस, हमको जाके प्लीज माइक बंद कीजिए, थैंक यू। सो हमको वहां पे जाके ये अपने चॉइसेस पता करने, भाई ये चॉइसेस हैं मेरे लिए, ये उचित है, और फिर अंत में जाके हमको एक डिजाइनर जीवन सोचना है पहले और फिर उसको जीना है। सेकेंड थिंग, दे डू नॉट थिंक बिग, दे डू नॉट थिंक बिग मीन्स भाई छोटा मोटा जो भी सफलता है उसमें खुश हो गए, संतोषी हो गए, चुप बैठ गए कि भाई ठीक है बहुत है, अपने पास दाल रोटी चल रही है ना, क्या करना है हेडेक करके। देखिए मतलब इसमें मैं उन चीज़ों को, उन लोगों को मना नहीं कर रहा हूँ या उन लोगों को अपन इंसल्ट नहीं कर रहे हैं जो कि एक फिलोसॉफिकल माइंडसेट के होते हैं, या जो एक सिद्धांतिक तौर पे कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ऐसे ही कह रहा हूँ, जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो अब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी उनसे बहुत सारी बातें सीखते हैं। तो हैड ही अप्लाइड हिज माइंड टू इंडस्ट्री, ही वुड हैव गॉन एंड बिकम ए बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन उन्होंने बाय चॉइस एक करियर चुना। तो सिमिलरली कोई चॉइस से कुछ सोचे कि भाई दुनिया छोड़ना है या संन्यास लेना है या समथिंग, लेकिन उसमें भी वो बड़ा कर रहे हैं। तो मेरा आपसे बार बार कहना ये रहेगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमको स्केल अप करना है। ये वर्ड लिख लो, स्केल अप। इवन हम कोई स्टार्टअप बनाते हैं, इवन हम कोई फंडिंग के लिए जाते हैं, इवन हम किसी भी डिस्कशन के लिए जाते हैं, तो पहला पॉइंट उनका रहता है कि भाई ठीक है आपने पायलट बना दिया, ये कर दिया और दिया, व्हाट इज द स्कोप ऑफ स्केलिंग अप। इस प्रोजेक्ट को जो आपने, जैसे मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, मैंने सर्टन मेथड बनाई कि ऐसे पढ़ाओ तो बच्चों को ज्योमेट्री जल्दी समझ में आएगी, ठीक है। मैंने ज्योमेट्री पढ़ाने की एक मेथड बनाई और एक 150 स्टूडेंट को पकड़ के उनको पढ़ा भी दिया उससे, एंड दे रियली लाइक्ड इट। बट द क्वेश्चन इज दैट कैन आई टीच 20 करोड़ इंडियंस। आज इंडिया में 10वीं क्लास तक के स्टूडेंट 20 करोड़ के करीब है, 20 से 22 करोड़ है, तो और मैथमेटिक्स कंपलसरी है 10 तक। तो क्वेश्चन इज कैन आई टीच वॉट एवर मेथड यू आर सेइंग, बाय दैट मेथड कैन आई अप्रोच 20 करोड़ पीपल। सो दिस इज कॉल्ड थिंकिंग बिग। इसको वेंचर कैपिटल की भाषा में या बिजनेस की भाषा में कहते हैं स्केलिंग अप। ये नोट कर लो टर्मिनोलॉजी, भी काम कर रहे हो आप लोग तो ये बिजनेस टर्मिनोलॉजी भी कहीं ना कहीं अपने को नोट करते रहना चाहिए। स्केलिंग अप। थर्ड, दे थिंक दे आर अवॉइडिंग रिस्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मान लो जैसे लड़कियों के बारे में होता है, अक्सर ऐसा होता है कि उनकी इच्छा हुई कि हम मॉडलिंग करेंगे, बॉम्बे जाके करियर ट्राई करेंगे, दिल्ली जाके कुछ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और फैमिली रिस्ट्रिक्शंस कम इन द वे। तो some people think they are avoiding, some people think it is good, parents don't think it is good, तो they are avoiding risk। लेकिन कई बार ऐसे मैटर में ऐसा होता है कि बहुत ही पोटेंशियली टैलेंटेड पर्सन है, जैसे आपको एग्जैक्ट नाम ही लेके बता देता हूँ, मैथिली ठाकुर करके एक लड़की है, बच्ची है, वो बहुत ही बेहतरीन गायिका है, कभी आपको मौका लगे यूट्यूब पे देखना, मैथिली ठाकुर। शी वॉज रिजेक्टेड इन, ये रियलिटी शोज जो होते हैं, ये म्यूजिक के शोज जो होते हैं, शी वॉज रिजेक्टेड, उनको नहीं नंबर लगा। देन शी स्टार्टेड अ चैनल एंड टुडे शी इज अ सुपरस्टार on her own channel as well as she is a superstar. So people think that they are avoiding risk, but they are taking a bigger risk. कई लोगों को लगता है कि हम ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, लेकिन आप नहीं करोगे तो ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ी छोटी मोटी रिस्क लेते रहना चाहिए। छोटे मोटे, जैसे उनके पेरेंट्स ने क्या किया, फिर उसके फादर ने बोला कि ठीक है तुमको कोई रियलिटी शो में चांस नहीं मिल रहा है, कोई म्यूजिक कंपनी तैयार नहीं है, हम इन्वेस्ट करते हैं, आप अपनी चैनल बनाओ, अपना काम करो। जैसे ये क्या नाम है उसका, एकता कपूर,
When Ekta Kapoor, I am talking of early 80s, 80 की बात, 80 के दशक की बात है. She was a very fat and chubby girl, and she was just good for nothing. मतलब कुछ नहीं, दिन भर बैठे रहना, टीवी देखते रहना, इस तरह की करती रहती है. तो फिर जितेंद्र जो उनके फादर है, जो सुपरस्टार जितेंद्र हैं, उस समय सुपरस्टार थे वो, तो उन्होंने कहा कि तू करना क्या चाहती है. बोले कि आई वांट टू डू सम, मेरे को प्रोडक्शन करना है ऐसा ऐसा. तो उन्होंने कहा ठीक है मैं इन्वेस्ट करता हूँ. He took some risk. He gave her 50 lakh rupees that time, and then she made Hum Panch and all these things. And today, though, she is just, everybody knows how big she is. So what I'm trying to say is कि आप रिस्क अगर अवॉइड कर रहे हो तो आप बड़ी रिस्क ले रहे हो. वो व्यक्ति ड्रग की तरफ जा सकता है, वो व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, वो व्यक्ति ओबेसिटी की तरफ जा सकता है. यू डोंट नो. So this is the important point. Then next point, they just watch and not play the game. ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, जो कि एक बहुत पॉपुलर बीमारी आप लोगों की एज ग्रुप में होती है. मेरे एज ग्रुप में भी तो नहीं होती, पर हाँ काफ़ी पूरी लाइफ भर चलती है. वो है अंग्रेजी बोलने की बीमारी. भाई हमको स्पोकन इंग्लिश सीखना है. स्पोकन इंग्लिश सीखने का बहुत शौक है इंडिया में, पता नहीं क्यों. पीपल आर फंड ऑफ लर्निंग एंड स्पेंडिंग टू डू दैट. लेकिन दे विल वॉच वीडियो, बिल्कुल अमेरिकन सीरियल देख लेंगे, अमेरिकन मूवीज़ देख लेंगे, बीबीसी की क्लासेस कर लेंगे, बहुत बड़े बड़े पैसे दे देंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं. मतलब इंग्लिश बोलना छोड़ के सब करेंगे. सो व्हाट इज हैपनिंग, दे जस्ट वॉच एंड नॉट प्ले द गेम. ये आपके भी लाइफ में कभी होता होगा कि आपको लगता होगा कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ. अरे पर भैया करना पड़ेगा ना. तो बात पिक्चर देख देख के, मान लो हमको सपोज आपको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है कि हम क्रिकेट, उसने 15 करोड़ में बिक गया, उसने 12 करोड़ में बिक गया, उसने इतने में मैं भी कमा लूँगा सोच. लेकिन आपको 2 घंटे वार्म अप एक्सरसाइज कराओ तो आपके प्राण निकल जाएंगे. बोला इतना किट उठा के घूमो तो आपके प्राण निकल जाएंगे. तो भैया वो तो आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा, उतनी धूप सहनी पड़ेगी, डबल एसी के बिना आप जी नहीं सकते हो. तो ये सब क्रिकेट में नहीं चलता है. आप कमा लोगे. आपको क्या लग रहा है मूवी स्टार्स, मैं इतना ऑर्डिनरी एक लेक्चर ले रहा हूँ, यहाँ पे इतनी लाइट्स है मेरे आसपास, ये मूवी स्टार्स रहते हैं. आप एक शूटिंग में 5 मिनट बैठ के देख लो उनको कितना कितना क्या हाल होता है. इतनी हाई इंटेंसिटी के लाइट्स रहते हैं, सीधे आंख पे लाइट आता है और आपको कैमरे को देख के बोलना पड़ता है, लंबे लंबे डायलॉग बोलने पड़ते हैं. ये तो मैं देख के बोल रहा हूँ, उनको तो 2-2 4-4 पेज के डायलॉग ऐसे बोलने पड़ते हैं बिना देखे. सो दे हैव टू प्ले इट. या मान लो हमको बोलना है कि हमको बहुत बड़ा सुपर सॉकर स्टार बनना है, तो हमने मैराडोना का मैच देख लिया, हमने मेसी का मैच देख लिया, हमने रोनाल्डो का मैच देख लिया और ये देख लिया. तो उससे क्या होता है, मैच देखने से क्या होता है, आपको खेलना पड़ेगा, घुटने तुड़वाने पड़ेंगे, पाँव में जूते लगेंगे आपके, उसके बिना आप खेल नहीं पाओगे. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीपल जस्ट वॉच, दे जस्ट वॉच. वो मेरा फ्रेंड, वो तो ही लकी यार, उसके पापा बहुत अच्छे, उनने फंडिंग कर दी तो बन गया. हाँ वो तो उसके जैक है यार, उनके 17 फैमिली के रोज के मिलने वाले पैसे वाले, किसी ने फंडिंग कर दी होगी. हम ये नहीं देखेंगे कि फंडिंग करने वाले कोई अंधे नहीं बैठे हैं. आप आपके चाचा से ले लो पैसे, कितने दिखाओ मेरे को कितने मिलते हैं. ऐसे फंडिंग, अनजान आदमी को फंडिंग कोई नहीं करता है. तो दे हैव ऑलरेडी वॉच्ड एंड प्लेड द गेम, तो उनको उस गेम की अच्छी खासी आइडिया होती है. तो यही मैं आपको भी बोलूँगा कि आपको अनसक्सेसफुल नहीं होना है, तो आपको जो भी करना है उसको कर डालो. एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाना सीखना है, एक स्लाइड सीखना है, एक कलरिंग सीखना है, तो जो भी है वो कर डालो. फिर दे एमलेसली स्पेंड टाइम ऑन टीवी, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया. देखो टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया का अपना महत्व है. क्या आप प्रोड्यूसर हो? नहीं हो. क्या आप एडवर्टाइजर हो? नहीं हो. क्या आप मीडिया एक्सपर्ट हो? नहीं हो. तो आप क्या हो? आप एक गुलिबल ऑडियंस हो. जैसे राजनीति अभी 5 स्टेट्स में चुनाव चल रहे हैं, या वो कोई भी हिजाब का मुद्दा चल रहा है, कोई भी सोशल मुद्दा चल रहा है, तो हर चैनल पे चल रहा है. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको हर चैनल पे हर डिस्कशन देखना रहेगा. मतलब 5 बजे जो चिपकेंगे वो टीवी के सामने है. तो जब से लेके रात की 10 बजे तक, जब तक अर्णव गोस्वामी चला नहीं जाए स्टूडियो में से, जब तक उनको चैन नहीं आता है. तो दे आर जस्ट एमलेसली स्पेंडिंग टाइम ऑन टीवी, इंटरनेट. इंटरनेट को तो कहते ही वेब है. वेब का मतलब क्या होता है? मकड़ी जाल, कि आप क्या ढूंढने निकलते हो और एंड में आप कहाँ पहुँच जाते हो आपको ही नहीं याद रहता. सिमिलरली विद सोशल मीडिया, तो दे आर एमलेसली स्पेंडिंग टाइम. यू स्पेंड टाइम, देर आर पीपल, कई सारे ऐसे लोग हैं
जो कि आई हैव सीन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं. लेट मी टेल यू, आई नो कपल ऑफ पीपल हु आर टीचिंग ओनली ऑन व्हाट्सएप. वो फिजिकली कुछ क्लास ही नहीं लेते हैं, सब कुछ व्हाट्सएप पे करते हैं और दे आर अर्निंग ह्यूज मनी. कोई ऐसा मतलब 5 डे की वर्कशॉप के 3,500 5,000 ऐसे लेते हैं 5 डेज वर्कशॉप के, लेकिन एवरीथिंग ऑन व्हाट्सएप. मतलब कुछ पोर्शन उनका रिटर्न रहेगा, फिर एक आध दो ऑडियो रहेंगे, फिर 2-4 वीडियो रहेंगे, देन दे विल ओपन फॉर डिस्कशन, बट एवरीथिंग विल हैपन ऑन व्हाट्सएप. देयर इज नथिंग. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एमलेसली इज इंपॉर्टेंट. इट शुड नॉट बी एमलेसली. आप बिल्कुल यूज करो, टीवी पे टाइम स्पेंड करो, इंटरनेट पे करो, सोशल मीडिया पे करो, लेकिन विथ सम पर्पज. So, aimlessly spending time is a strict no. You will not do that. And if you do that, तो फिर हमने जाके अनसक्सेसफुल की लिस्ट में जमा हो जाना है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फिर द इंडल्ज इन लेजीनेस. आज तो सैटरडे संडे है, कर लेंगे, तो मंडे को करते ना, अगले मंडे करते हैं, उसमें क्या हो गया. होली पे सोचेंगे दिवाली पे करेंगे, दिवाली पे सोचेंगे होली पे करेंगे, फिर अपने त्यौहार भी इतने आते हैं, फिर शादियां भी इतनी होती है, बर्थडे भी इतने होते हैं. आई मीन दे आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड एंड प्रोकास्टिनेट. एक वर्ड लिख लो अगर आपको मालूम नहीं हो, प्रोक्रास्टिनेट. PROCASTINATE. प्रोकास्टिनेट. प्रोकास्टिनेट मीन्स टू डेफर, आगे बढ़ाते जाना. जैसे किसी ने बोला चलो लेट अस हैव ए मीटिंग, 4 बजे मिले, ठीक है साहब 4 बजे मिले. फिर 4 बजे आया वो आदमी, सर वो आपने बुलाया था मीटिंग के लिए, अरे हाँ अरे एक अर्जेंट फ़ोन आ गया, कल मिलते हैं. तो दिस इज कॉल्ड प्रोकास्टिनेटिंग, कि आप जबरन उस चीज़ को धकाए जा रहे हो आगे आगे. आपके पास डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, आपका होमवर्क नहीं है, आपके पास सफिशिएंट पैसे नहीं है, किसी भी वजह से आप उस डिसीजन को इंडल्ज इन लेजीनेस, आप जस्ट उसको धकाते जा रहे हो. या मान लो मेरे को मेरी बेटी से या मेरी वाइफ से कोई बात करनी ही करनी है, मेरे को फैमिली मैटर डिस्कस करना ही करना है, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, ऐसा किया तो वो नाराज हो जाएगी, ऐसा करा तो उसको बुरा लग जाएगा, ऐसा करा तो उसको. मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट पोस्टपोनिंग द डिसीजन डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर. तो ये होता है इंडल्ज इन लेजीनेस. सो सच पीपल आर रियली अनसक्सेसफुल बिकॉज दे आर indulging in laziness. They are not taking decisions and they are not letting others also take decision. मतलब खुद तो ले ही नहीं रहे हैं और साथ में दूसरे को भी ढीला कर रखा है कि मत ले भाई, वो नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. एंड यू डोंट टेक डिसीजन. देन दे आर रिएक्टिव एंड नॉट प्रोएक्टिव. जो मैंने आपको शुरू में कहा था, उस समय 7 हैबिट्स के टाइम कहा था. रिएक्टिव मीन्स हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है, हम उसको आंसर करते हैं, दिस इज रिएक्टिव. और ऐसे लोग हमेशा रिएक्शन ही करते रह जाते हैं. जैसे हम जितने टीवी डिबेट देखो आप, टीवी डिबेट्स आर ऑल रिएक्टिव. आप लोग तो खैर छोटे हो एज के, लेकिन अपने पेरेंट्स से पूछना, किसी से पूछना, सैकड़ों टीवी डिबेट हमने आज तक देख ली. एनी डिबेट डजंट कंक्लूड एंड नो डिबेट हैज एनी डिसीजन. सो दिस बिकॉज दे आर रिएक्टिव. अभी 2 बजे कोई घटना हुई तो 5 बजे उसकी डिबेट होगी और बिल्कुल चिल्ला के होगी और सब लोग अपनी अपनी बातें बोलेंगे एंड एट दी एंड चल भाई अपनी अपनी बात, टाइम हो गया, खत्म. सो बिकॉज इट इज ए रिएक्टिव. और प्रोएक्टिव मतलब क्या होता है कि जैसे आपने एक फैमिली मीटिंग की कि देखो भाई अब अपनी बड़ी बेटी की शादी होने वाली है, अब अपने को उसकी अरेंजमेंट करना है, तो अपन आज एक मीटिंग करते हैं कि अपने पास पैसे कितने हैं, कितने लोगों को बुला सकते हैं, कोरोना की स्थिति क्या है. दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिव, दैट यू आर प्लानिंग, यू आर डूइंग एट द प्लानिंग स्टेज एंड यू आर इन्वॉल्विंग एवरीबडी इनटू दैट पर्टिकुलर डिस्कशन. सो if you want to be successful, you should be okay. Let me see how many of you are listening carefully. अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो मुझे ए रिएक्टिव होना चाहिए या बी प्रोएक्टिव होना चाहिए. आंसर कीजिए. ए रिएक्टिव, हाँ, ऑप्शन बी. चलो एक तो जाग रहे हैं, और कोई जाग रहे हैं? बी. गुड. Proactive. Thank you very much for being attentive in the class. Okay. So like this is proactive, that you are responding to the question.
नहीं तो हमारे यहाँ पे ये भी एक बड़ी बीमारी है कि मालूम सब कुछ है, लेकिन मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये तो नहीं, हाँ ओके थैंक यू वेरी मच, सो आई हैव सीन दैट यू हैव आंसर्ड, ओके। अब नेक्स्ट पे आते हैं अपन, बची हुई, ये तो सबसे बड़ी बीमारी है, दे लेक ओनरशिप। इस एक ही बीमारी से अगर आपने जिंदगी में पीछा छुड़ा लिया तो आपको एनीबडी हैज सम आइडिया व्हाट इज इट? ओनरशिप का मतलब ये होता है कि मान लो मैंने एक बार मैं ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो हमने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कि भाई ये फंक्शन होगा, ठीक है, ऐसा फंक्शन होगा, और एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज किया कोई, चलो थोड़ा बड़ा ले लेते, मान लो शादी ऑर्गेनाइज की, ठीक है। अब उसमें इश्यूज आते ही हैं, आपके इन वक्त पे कुछ न कुछ प्लस माइनस होता ही है, बट रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये सवाल उठता है। फिर उस समय देखो पासिंग द बक गेम शुरू होता है, अरे चाचा जी आपने डिसाइड करना था, नहीं भैया मैंने उसी दिन बोल दिया था कि मेरा काम नहीं है ये, उसको सुरेश को बोला था उसने किया नहीं, अरे वो सिक्योरिटी वाले को फ़ोन लगाओ, वो टेंट वाले को फ़ोन लगाओ, उसकी गलती है, उसके पैसे रोक दो, बैंड वाले ने बैंड नहीं बजाया, सो व्हाट इज हैपनिंग, नोबडी इज टेकिंग ओनरशिप। ये एक बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। अब और बड़ा एग्जाम्पल दूं, जैसे अपने देश में चलता है ना, इतनी महंगाई है, कौन जवाबदार है? एक आदमी बोलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो तेल की कीमतें हैं वो ज़्यादा हैं इसलिए अपने यहाँ तेल की कीमतें ज़्यादा हैं। एक जना बोलेगा कि गवर्नमेंट में करप्शन है इसलिए तेल की कीमतें ज़्यादा हैं, दुनिया में तो कम है और अपने यहाँ पे ज़्यादा है। तीसरा बोलेगा कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसके कर्जे हम चुका रहे हैं इसलिए कीमतें ज़्यादा। सो नोबडी इज ओनिंग। ये लीडरशिप का एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, दैट यू हैव टू ओन। एक अच्छा लीडर हमेशा कहता है भाई जो भी गलतियां हुई वो मेरे कारण हुई और जो भी अच्छा हुआ वो टीम के कारण हुआ। ये हमेशा होता है, बड़े बड़े मैचेस होते हैं फुटबॉल के, क्रिकेट के, बड़े बड़े मैचेस होते हैं और हार जीत होती है, तो हमेशा कैप्टन ऑफ द टीम जो है वो ओनअप। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, आप लोग तो शायद हुए भी नहीं होंगे, जब भारत ने पहली बार सैटेलाइट लॉन्च किया तो सैटेलाइट उड़ा और विद इन 20 सेकेंड्स और 30 सेकेंड इट कोलैप्स इनटू द सी। तो वैसे ही भारत की प्रगति से सब चलते ही हैं, वो पूरी दुनिया की निगाह रहती है कि भैया ये कब गिर रहे हैं ये, तो बड़ा हल्ला गुल्ला मचा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो जो धवन साहब थे, हालांकि उसके इंचार्ज अब्दुल कलाम थे, लेकिन धवन साहब जो थे, जो सीनियर साइंटिस्ट थे, जो उनके मेंटर थे, उन्होंने बोला भैया हमारा थोड़ा जजमेंट गलत हो गया और ये मैटर ऐसा हो गया। तो ही टुक द ओनरशिप। हालांकि पूरी तरह से क्लियर था कि प्रोजेक्ट लीडर कौन है, प्रोजेक्ट का इंचार्ज कौन है, एवरीथिंग वाज क्लियर कि दिस फेलो इज द इंचार्ज, लेकिन धवन साहब ने अपने ऊपर ओनरशिप ले ली कि आई एम सीनियर और मेरे सामने ऐसा हो गया, मेरा ध्यान नहीं गया, थोड़ा ओवरसाइट हो गई और ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। उसके बाद साइंटिस्ट को इतनी हिम्मत आई, अभी 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 हुआ था, अभी आई थिंक 1-2 साल पहले मिशन, हमारा मंगल मिशन चला था, तो मंगल मिशन फ्लॉप हो गया। तो प्राइम मिनिस्टर वेंट टू दी इसरो इंचार्ज, उनको बहुत कंसोल किया कि नहीं ऐसा नहीं है, तो भाई किसको पता है यहाँ से जाके मंगल पे क्या होने वाला है, आप यहाँ से चौराहे पे जाने में टकरा जाते हो, आपके कहीं भी सामने वाला मार देता है, आपकी गलती नहीं हो तो भी कोई साइड से टोक कर मार जाता है। तो यहाँ से आपने इतनी हिम्मत की, इंडिया जैसे इतने कम पैसों में, मतलब जितने में मंगल पे फिल्म बनती है अमेरिका में, उतने में आपने यहाँ मंगल पहुँचा दिया, वो भी बिना व्यक्ति के, और उसके बाद फेलियर हो गया, तो इट्स ओके। सो दैट इज लीडरशिप, दैट वी हैव टू ओन। तो आप हमेशा लाइफ में याद रखना, अगर आपको बहुत सक्सेसफुल होना है तो आप हमेशा चीज़ें ओन अप करना सीखो कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा आइडिया है, ठीक है गलती हुआ मैं ठीक करूँगा उसको, आई विल वर्क ऑन इट, नेक्स्ट टाइम फिर अपन देखते हैं, लेट अस रिव्यू क्या क्या गलतियाँ हुई है, लेट अस राइट डाउन, लेट अस चेंज द टीम, लेट अस पुट सम मोर मनी, बट यू कांट डिसओन द प्रोजेक्ट। आपको ओनरशिप लेनी ही पड़ेगी अगर आपको सक्सेसफुल होना है। अगर आपको जिंदगी भर ये करना है कि ये इंस्टीट्यूट बेकार था, वो इंस्टीट्यूट बेकार था, वो इसलिए मैंने 100 जॉब बदले जिंदगी में, बट देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट, देन यू जस्ट कीप डूइंग दैट एंड नोबडी इज गोइंग टू लिसन टू यू। देन नेक्स्ट इज दे आर जस्ट जेलस ऑफ अदर्स। थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि कोई अच्छा फिल्म स्टार बन गया, और उसके पिताजी फिल्म स्टार थे यार, वो अमिताभ बच्चन ने फ़ोन कर दिया होगा तो अभिषेक को फिल्में मिल गई,
नहीं तो ऐसे 5-5 6-6 फ्लॉप फिल्में होके भी कोई फिल्में देता है क्या? ये साफ हो गया। फिर उसके बाद में वो सचिन तेंदुलकर हैं, उनके लड़के को कौन मना करेगा, उसका रणजी में नहीं होना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यू कैन ब्रिंग, आई विल टेल यू वन स्मॉल स्टोरी इन दिस। राज कपूर बहुत बड़े फिल्म इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत बड़े कलाकार थे। उनके 3 बेटे थे, रणधीर कपूर, आई थिंक ऋषि कपूर और राजीव कपूर। तीनों बेटों को उन्होंने एक एक फिल्म बना के दे दी। लाइक धर्मेंद्र ऑल्सो मेड 1 मूवी फॉर हिज सन बेताब। उनका लड़का सनी के उन्होंने एक फिल्म बना के दे दी बेताब। और उन्होंने अपने बेटों को ये बोला, बोले हम आपको एक फिल्म बना के पब्लिक के सामने पेश कर सकते हैं, उस फिल्म की रिस्क हम ले सकते हैं कि भाई ये हम कर सकते हैं। उसके बाद आपको पब्लिक पसंद करती है, रिजेक्ट करती है, सिर पे बिठाती है, हमसे ज़्यादा फेमस करती है, ये आपकी मेहनत जाने, आपकी किस्मत जाने और आपका परफॉर्मेंस जाने। सो ठीक है कि उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती हैं, बट डजंट मीन देर आर सो मेनी पीपल हु आर जस्ट लाइक स्ट्रीट, जो किसी को कोई नहीं जानता था, लेकिन दे केम एंड दे बिकम सुपरस्टार्स। तो दे आर जस्ट जेलस। जो लोग अनसक्सेसफुल लोग हैं वो सिर्फ बैठ के क्रिबिंग करते रहते हैं, वो सिर्फ जेलस करते रहते हैं। अरे यार वो नवीन श्रवण करके था, नदीम श्रवण, वो तो इतने पैसे वाले थे कि वो जब स्ट्रगल करते थे तब भी कारों में जाते थे म्यूजिक डायरेक्टर्स के यहाँ। तो म्यूजिक डायरेक्टर के यहाँ कार से जाने का म्यूजिक से क्या संबंध है? लेकिन अपनी फेलियर को छुपाने के लिए दूसरे को कुछ भी लेबल कर दो और इस तरह से। सो ये दिस अनदर वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट ट्रेंड जो कि अनसक्सेसफुल लोगों में पाया जाता। इसके बाद हम देखेंगे दे आर रिएक्शनरी, डिपेंड ऑन अदर्स ओपिनियन, एप्रिसिएशन, एंडोर्समेंट। इसमें क्रिटिसिज्म पॉइंट नहीं लिखा, वो भी लिख देना। क्रिटिसिज्म मीन्स व्हाट? मैंने एक बिजनेस चालू किया, ठीक है, मैंने किसी चीज़ का बिजनेस चालू किया, मान लो मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी खोली, राइट, मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी खोली। अब मैंने खोली, फंडिंग किया, ये किया वो किया, और मैं ऐसे आदमी के पास पहुंचा जिसको सॉफ्टवेयर का एस भी नहीं आता है और टी भी नहीं आता है और ई भी नहीं आता है, और उसको मैंने बड़ी कहानी सुनानी शुरू की कि देखो मैंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री खोली, ये करा वो करा। तो बोलेगा इतना तूने पैसा लगाया, इससे तो तू शेयर में लगा देता। तो मैंने क्या किया, मैं डिप्रेस होकर घर आ गया, बिकॉज आई एम डिपेंडिंग ऑन अदर्स ओपिनियन। मेरी एक रिएक्शनरी हूँ। अरे भैया जो उस लाइन का नहीं है, जिसको उस लाइन का सिर पैर नहीं मालूम है, उसकी रिएक्शन का कोई मीनिंग भी नहीं है। लेकिन नहीं, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिपेंड ऑन हिज एडवाइस, आई विल डिपेंड ऑन हिज रिएक्शन टू व्हाट आई एम डूइंग। तो ये एक चीज आपको अंत में जाके अनसक्सेसफुल कर देती। अगर आप किसी फील्ड में हो, जो हमने कल चॉइसेस देखी, तो देयर आर सो मेनी blogs are there, so many magazines are there, so many newsletters are there, so many social media platforms are there. आप उस पर अपनी बात बोलो ना, और जो फील्ड के लोग हैं उनको रिएक्ट करने दो ना। और फील्ड के भी लोग हैं, यू डोंट नो, आप तो जा रहे हो प्रोजेक्ट सुनाने, और वो आदमी आपसे जेलस कर रहा है। आपके प्रोजेक्ट में कोई गलती नहीं है, आपके आइडिया में कोई गलती नहीं है, आपके कॉम्पिटेंस में कोई गलती नहीं है, लेकिन जिसको आप सुना रहे हो, वो जो डिसीजन मेकर है, वो आपको निपटाने का प्लान बना के बैठा हुआ है कि ये अगर आ गया तो मेरा क्या होगा। सो एंड यू डिपेंड ऑन द रिएक्शन। फिर उसने बोला कि सर ये तो आपका प्रोजेक्ट कोई दम नहीं है, उसमें 10 साल बाद आना या 2 साल बाद आना, अभी हमारे पास फंडिंग नहीं है। आप घर आके रोने लग गए। तो आपको रिएक्शनरी नहीं बनना है। आप अगर रिएक्शनरी हो, अगर आपकी जो एक्ट है, अगर आपकी जो उत्साह है, अगर आपका जो एंथुजियाज्म है, अगर आपकी जो चार्म है वो दूसरे पे निर्भर है, तो आपका खेल खत्म है। तो इसलिए हमको अब उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है कि हमको अपनी बात कहने के प्लेटफॉर्म 1001 आज की डेट में अवेलेबल है। 250 तो मैंने ही लिखा दिया सुबह आपको, 25 लिखा दिया, बट 250 आर देयर। And then n number of FM channels are there who want new things, n number of TV programs are there who want a new thing. So you can just go and speak anywhere. So you don't have to be reactionary, but rather you have to be proactive, and you have to, इसका solution क्या है? इसका solution ये है कि ये अपन कल भी सीखेंगे उसको,
कि जब हम काम शुरू करें तब हम हमारे माइलस्टोन बना लें कि भाई ये होना ही होना है, ये होना ही होना है, ये होना ही होना है, और ये हो गया तो मैं सफल हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने शुरू किया क्रिकेट खेलना, ओके, तो मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और एक सर्टेन परफॉर्मेंस मैंने किया, मैंने कुछ 25 रन बनाए, 30 रन बनाए, और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ और फील्डिंग अच्छी कर रहा हूँ। तो मेरे को अपने से ही कंपेयर करना है, मेरे को अपने क्राइटेरिया डिसाइड करने हैं कि भाई 25 रन जो व्यक्ति बनाता था, जैसे बच्चे, छोटे बच्चे, आप लोगों के छोटे भाई बहन, आपके साथ भी हुआ होगा, स्कूल में पढ़ते हैं, तो 2 भाई बहन है घर में या कजिन है मान लो, एक मैथ्स में बहुत अच्छा है, मेरे पास पेरेंट की लाइन लगी रहती है ऐसी, एक मैथ्स में बहुत अच्छा है और एक मैथ्स में अच्छा नहीं है, तो ठीक है ना। तो जो बेचारा ले दे के 25-50 मार्क के लिए स्ट्रगल कर रहा है, अगर वो 40 मार्क्स से 60 पे जा रहा है तो इट्स अ ह्यूज जंप, और 90 वाला 92 पे जा रहा है तो वो कोई जंप थोड़ी है। लेकिन हम तालियां किसकी बजाते हैं? हम तालियां उसकी बजाते हैं जो 90 से 92 पे जाता है, हम उसकी तारीफ नहीं करते हैं जो 40 से 60 पे जाता है। 40 से 60 इज ए बिग जंप। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने खुद के निशक, खुद के क्राइटेरिया, खुद के माइलस्टोन्स बनाने पड़ेंगे और उन पे हमें काम करना होगा। नाउ दिस इज हैबिट शेड्यूल एक्टिविटी, ये मैंने आपके लिए पेज छोड़ा हुआ है, लास्ट सम टाइम इज लेफ्ट, सो आई वुड सजेस्ट यू दैट यू राइट डाउन ऑल द हैबिट्स, अपनी अपनी लिखो, मैं यहाँ बोलने को नहीं बोलूँगा, अपनी अपनी एक पेज को 2 पार्ट में कर लो, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स। गुड हैबिट मीन्स द हैबिट्स विच यू हैव और विच यू वांट टू हैव, एंड बैड हैबिट मीन्स विच यू वांट टू चेंज। एक आध मिनट जरा एक्सरसाइज करो इसको बैठ के, एंड if you are not able to do now, I mean after 2 minutes, then you can do it at home later on also, and you can discuss with you, discuss it tomorrow, whatever you want to say. So I'll keep quiet for some time and expect you, मैं expect करूँगा कि आप लोग इसको 2 कॉलम में डिवाइड करें और उसको उठा के, और कोई बोलना भी चाहे तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर कोई यूनिक हैबिट आपके पास है। निटिंग निडल वर्क, तो डैडी है आजकल इंडिया में, है कोई स्टूडेंट जिसको निडल वर्क आता है या स्टिचिंग वर्क आता है, थ्रेड वर्क आता है, नेल एंड थ्रेड आता है, ऐसे बहुत सारी पहले हमारे यंग एज में ये सब होता था। सो एनी अदर थिंग यू वुड लाइक टू से, और कोई कुछ पूछना चाहे, कोई कुछ कहना चाहे, हाउस इज ओपन फॉर डिस्कशन। जितना हमने स्लाइड देखी है उनमें अगर आप कुछ सवाल करना चाहो, दीज आर माई फोन नंबर्स एंड ईमेल आईडी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। Okay, so thank you very much everybody. See you tomorrow, same time, same place. Dr. Prakash Bhoge here. Bye bye.